न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, मगर क्या करें हमारी राहें जुदा हैं। या लालटेन की रोशनी में हम लोगों ने एक दूसरे को देखा। अचानक ये प्रस्ताव आया कि राज्यसभा सदस्य बनने का आपको ऑफर है। उनको ज़्यादा दिक्कत हुई जी, क्योंकि उनका वेतन मात्र 2000 रुपया हो गया है। जैसे आसमान से गिरे, खजूर में भी नहीं, ज़मीन पे टपके। परमेश्वर की कृपा है कि वो प्रथम मुख्यमंत्री चुने गए। सब निर्णय इन्हीं पर छोड़ देते थे कि आपको जो अच्छा लगे कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। इनको निलंबित किया था विधायक की खरीद फरोख्त के एक झूठे आरोप में। आप राजनीति में आए, कोटा से आप चुनाव लड़े, डॉक्टर रेणु जोगी से आप विधायक रेणु जोगी बने। तो जब बोलती थी वो कि किसको वोट दोगे, तो लोग कहते थे कि आप ही को देंगे। जी, तो कौन सी पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को। योजना जो भी बनाते थे वो सोच के कि बनकू को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, अमीर धरती के गरीब लोग उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जैसे रीढ़ की हड्डी या बैकबोन बनकर सहारा, सबसे बड़े सहारा थे। क्योंकि जूदेव जी ने ये कहा कि जोगी परिवार का कोई मेरे विरोध में आता तो मुझे मज़ा आता। इतनी हिम्मत, यानी 16 साल तक वो व्हीलचेयर में रहे, अंतिम समय तक लोगों के उन्होंने काम किए, सांस थाम के, दिल थाम के बैठे थे कि क्या होने वाला है। जहाँ तक हमको पता है ना, महासमुंद में आप आए थे जब चुनाव के टाइम, तो जो कचौड़ी है सुखी होटल की और साहू कॉफ़ी हाउस की चाय जी आपको बहुत पसंद है। तो मुझे बिल्कुल आभास नहीं था कि ये नई पार्टी बना रहे हैं। जी, मेरा डीएनए कांग्रेस का है। मेरा भाई, मेरे माता पिता, हम लोग शुरू से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैंने अपनी तरफ से जो शिष्टाचार करना था अपने वरिष्ठ लोगों के प्रति वो किया। और महासमुंद भी मुझे उतना ही प्रिय है। ये मत सोचिएगा कि एक बार चुनाव लड़कर चले गए। जैसे अंत में जोगी जी यद्यपि जनता कांग्रेस पार्टी बनाए थे जी, पर उन्होंने भी, मतलब उनकी मन की इच्छा थी कि वो मूल कांग्रेस पार्टी में लौटे। जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महासमुंद के सबसे पहले पॉडकास्ट चैनल द सगन शो TSS में। और आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि ये हमारे विश लिस्ट में सबसे टॉप में था। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी जी की धर्मपत्नी, कोटा से 4 बार विधायक रह चुकी डॉक्टर रेणु जोगी जी। जब बात सरलता और संयम की आती है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजनीति में डॉक्टर रेणु जोगी जी का नाम सबसे ऊपर आता है। तो आज हमें मौका मिला है डॉक्टर रेणु जोगी जी से बात करने का। डॉक्टर रेणु जोगी जी की दृष्टिकोण से अजीत जोगी जी की अनकही कहानियाँ सुनते हैं और अजीत जोगी जी के बारे में जानते हैं। सो एंजॉय द एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपने हमें समय दिया। और कैसे हैं आंटी आप? मैं एकदम ठीक। मैं ये पूछ रहा था, आपका बचपन कहाँ बीता और आपका बचपन कैसे बीता? जी, मेरा बचपन और स्कूल दमोह ज़िला, जो मध्य प्रदेश का एक बहुत छोटा सा ज़िला है, वहाँ मेरे माता पिता रहते थे। पर इत्तेफाक ये है कि मेरी जन्म या मेरा पैदाइश बिलासपुर ज़िले में मिशन अस्पताल में हुआ। जी आंटी, आप आई स्पेशलिस्ट हैं, तो आपने डॉक्टर बनने का ही फैसला क्यों लिया? जब मैं स्कूल से निकली तो मेरे पिता ने मुझसे एक फॉर्म भराया। जी, मुझे समझ में नहीं आया कि शायद कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए कर रहे हैं कि क्या, पर वो वेलोर मेडिकल कॉलेज का फॉर्म था। मैंने साइन कर दिया और ये ईश्वर की कृपा थी
कि पहली बार में मेरा वहाँ चयन हो गया जी और 6 वर्ष तक मैं वहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ती रही। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज उसका पूरा नाम है जी, तमिलनाडु में ये स्थित है। आंटी, छत्तीसगढ़ के भाग्य विधाता श्री अजीत जोगी जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी और कैसे हुई थी? जी, एक संयोग था, सुखद संयोग मैं कहना चाहूँगी कि जब मैं मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करके निकली तो मेरी बड़ी माँ पेंडा रोड, जो अब जीपीएम जिला के नाम से जाना जाता है, जी जी वहाँ रहती थी। और कुछ महीने पहले उनके पति का निधन हो गया था, मेरे बड़े पिताजी का। तो मैं उनसे मेरा बहुत लगाव था। मैं उनके पास रहने के लिए गई और इस बीच जोगी जी सीधी ज़िले के कलेक्टर बन चुके थे और उनका घर मेरी बड़ी माँ के घर के 2-3 घर छोड़कर ही था। तो जब उनकी माताजी ने मुझे देखा और मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ के मिशन अस्पताल ज्योतिपुर में काम करने लगी थी, क्योंकि मैंने एक परीक्षा अमेरिका जाने के लिए पढ़ने के लिए पास कर ली थी, पर उसका रिज़ल्ट भी आ गया था, पर मेरी पोस्टिंग किस शहर में होगी ये तय होना था। जी तो उस दौरान जोगी जी गौरेला आए, उनकी माताजी ने उनको बुलाया होगा मैं जी समझती हूँ, और मेरी बड़ी माँ और उनकी चर्चा हुई होगी। जी तो वो हमारे घर आए और संयोग से उस दिन लाइट, जैसे छोटे शहरों में उन जी दिनों जी की बात है, नहीं थी। जी बरसात का मौसम था, तो अंधेरे में या लालटेन की जी जी रोशनी में हम लोगों ने एक दूसरे को देखा। थोड़ी बहुत औपचारिक बातचीत हुई। उनके बड़े भाई और उनकी भाभी भी उनके साथ आए थे। तो इस तरह हमारी पहली मुलाकात हुई। और आंटी, आप जोगी जी से मिले, जोगी जी को आप जानने लगे, तो उनकी ऐसी कौन सी बात थी जो आपको एकदम से भा गई? अब देखिए, जो परिस्थिति थी, अंधेरा था, ठीक से देखा भी नहीं था, परंतु उस समय तो कुछ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। जी जी वो आकर चले गए। उनको मैं, जैसा होता है, मैंने चाय और कुछ नाश्ता सर्व किया और जब वो वापस सीधी गए तो उन्होंने एक पत्र लिखा मुझे कि यदि, जैसा हमारे माता पिता चाह रहे हैं कि हमारा वैवाहिक संबंध जी स्थापित हो, पर यदि किसी कारणवश वो संभव नहीं है, होता है, तो क्या हम एक मित्र के रूप में आपस में मिल सकते हैं, जी बातचीत कर सकते हैं। तो उसका जवाब मैंने फिर हाँ के रूप में दिया जी जी और फिर वो सिलसिला आगे बढ़ता गया और लगभग 6-8 महीने के बाद हमारी मंगनी हुई और 1 साल के बाद शादी हुई। और आंटी, जब अजीत जोगी जी कलेक्टर थे और आपके साथ भी उन्होंने डिस्कस किया होगा, अचानक से जब उन्होंने फैसला लिया था कि राजनीति में आएंगे, तो उस समय आपके जहन में क्या ख्याल आया था? ये शादी के करीब 12 साल बाद की बात है। ये इंदौर ज़िले में कलेक्टर के पद पर थे। जी 5 वर्ष पूरे हो गए थे, जी क्योंकि उसी कार्यकाल में बहुत से घटनाक्रम हुए। जैसे इंदिरा जी नहीं रहीं, भोपाल गैस त्रासदी। जी तो जो सामान्य कलेक्टर का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, वो बढ़ते बढ़ते 5 साल का हो गया। और जब ट्रांसफ़र इनका भोपाल हुआ, जी उसी रात ये अपना फेयरवेल पार्टी या विदाई समारोह अलग अलग जगह चल रहा था। जी और
दिल्ली से संदेश आ रहा था, श्रीमती अर्जुन सिंह जी का भी, श्री बी जॉर्ज जो उस समय राजीव जी के सचिव थे, जी कि आपको मतलब जोगी जी को जी संदेश दें कि वो बात करें दिल्ली, और उनको वहाँ बुलाया है। तो मैं सोच रही थी कि इनका जो ट्रांसफ़र हुआ था डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में, जी कि इस विभाग में कौन सी ऐसी अर्जेंसी आ गई कि उनको इतने तत्काल फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। जी और उस समय अ, एक वॉकी टॉकी टाइप कलेक्टर जी की जी उसमें लगी रहती थी। पर जब ये चूँकि दूसरे कलेक्टर आ गए थे, इनके गाड़ी में वो नहीं था और फ़ोन की भी सुविधा नहीं थी, तो करीब 10 बजे ये लौटे, सब जगह की विदाई का कार्यक्रम करते हुए। जी तब मैंने बताया कि बार बार दिल्ली से फ़ोन आ रहा है, आप एक बार बात कर लीजिए। और वो जून का महीना था, बारिश भी हो रही थी, फ़ोन भी स्थिति ठीक नहीं थी, हमारा फ़ोन भी नहीं चल रहा था। तो पास में एक डेंटिस्ट थे जिनके यहाँ इलाज कराते थे, उनके यहाँ हम दोनों ही गए और बात की उन्होंने। तो अचानक ये प्रस्ताव आया कि राज्यसभा सदस्य बनने का जी आपको ऑफ़र है। जी तो हम दोनों ही अचंभित हो गए, और सच कही तो घबरा ही गई मैं तो। जी जी ये भी नहीं मालूम था कि क्या क्या मतलब उसमें अ, अ, प्रोसीडिंग्स हाँ होंगे। प्रोसेस है जी जी वगैरह। फिर दिग्विजय सिंह जी का भी फ़ोन आया, जी क्योंकि ये दिग्विजय सिंह जी और ये एक ही इंजीनियरिंग साथी जी जी किया, अलग अलग जगह से, पर एक ही वर्ष में। ये भोपाल से किए और वो इंदौर से पढ़े थे। तो एक, मैकेनिकल इंजीनियर थे आंटी जी, जोगी जी। पर उनका दोस्ताना जी एक रिश्ता था, संबंध था कलेक्टर के रूप में, और वो राज्य मंत्री थे उस समय। जी पर उस समय अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी के थे, प्रदेश अध्यक्ष। तो फिर बात हुई, इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करूं, और कोई था ही नहीं पूछने वाला, बच्चे छोटे थे। जी मैंने कहा कि आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए, जी मैं एक डॉक्टर तो हूँ, तो बच्चों को जैसे पाल पोस लूँगी, भरण पोषण कर लूँगी, पर मुझे आप जो भी निर्णय लेंगे उसका दोष मुझ पर मत देना बाद में। जी जी तो फिर इन्होंने अपने कमिश्नर जो वहाँ थे उनसे बात की, श्री सुधीर सूद उनका नाम था। जी उन्होंने सलाह दी कि ये एक अच्छा अवसर है, ये कोई प्रश्न ही नहीं है कि तुम ना करो। और फिर मिस्टर वी जॉर्ज, मिस्टर अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, सबसे बात करके अंततः इन्होंने डिसाइड किया कि हामी भर दी। जी और 2 घंटे का समय था, 10 बजे रात से 12 बजे तक इनको अपना इस्तीफा देना था इस्तीफा देना था। आईएएस से। तो दिग्विजय सिंह जी प्लेन से आए थे, जी और ये साथ में उनके गए। चीफ सेक्रेटरी श्री आरपी कपूर थे, जो यहाँ कमिश्नर भी थे पहले, जी जी उनको अपना इस्तीफा दिया, और फिर जो भी नॉमिनेशन वगैरह भरने की प्रक्रिया थी वो पूरी हुई। जोगी जी आंटी राज्यसभा के सांसद बन गए थे तो दिल्ली उनका आना जाना लगे रहता होगा, या दिल्ली में ज़्यादा समय दिल्ली वो में ही, गुजारते होंगे। क्योंकि लगभग 6 जी महीने तो राज्यसभा चलती ही है, जी चाहे जी जी लोकसभा। जी, तो जोगी जी के बिना आपने कैसे अपने परिवार को और प्रोफेशन को संभाला। एक कठिन समय था, जी जी पर ईश्वर की कृपा है कि मैं मेडिकल कॉलेज में थी, जी मेरी नौकरी थी सरकारी, और बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ, छोटे थे उस समय, तो सब ठीक चलता रहा। जी पर जोगी जी को
कलेक्टर पद में जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, जी जी वो अचानक जब सांसद बने तो उनको ज़्यादा दिक्कत हुई, जी क्योंकि उनका वेतन मात्र 2,000 रुपया हो गया है जी और कोई जैसे स्टाफ काम करने के लिए भी नहीं मिलता था। जी घर भी उनको नहीं मिला, क्योंकि जो पूर्व सांसद थे, जो घर अलॉट 44 अशोक रोड में इनको मिला, वो खाली नहीं किया था। जी तो वो एक हमारे एक मित्र थे, श्री प्रभात मेहरोत्रा, जी और उनकी पत्नी विनीता मेहरोत्रा, जी वो भी दिल्ली में सीनियर ज़रूर थे, कमिश्नर वो भी रह चुके हमारे, परंतु उन्होंने अपने घर में जोगी जी को 4 माह तक रखा, छोटे भाई के रूप में। जी तो उसके बाद घर खाली हुआ, तो फिर ये अकेले उस घर में गए, कोई फर्नीचर नहीं, कुछ नहीं। तो जैसे आसमान से गिरे, खजूर में भी नहीं, ज़मीन पे जी टपके। जी और 2,000 रुपये में मतलब गृहस्थी चलाना और राजनीति चलाना बहुत ही कठिन था, कठिन था। पर वो समय भी गुजर गया। जी 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 आंटी, सन 2000 में छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण हुआ और सबसे पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी को चुना गया। सबसे पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी बने। तो तब आपके मन में क्या ख्याल आया था, सबसे पहला ख्याल? सबसे पहला ख्याल तो ये आया कि मतलब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ, जी इसलिए क्योंकि उस समय वो न सांसद थे न विधायक थे। रायगढ़ का चुनाव जीते थे, जी उसके 13 महीने बाद फिर चुनाव हुआ। शहडोल से ये चुनाव हार चुके थे, पर दिल्ली में स्पोक्स पर्सन या प्रवक्ता के रूप में जी वो कार्यरत थे। और ये एक सुखद आश्चर्य था हम सब के लिए कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और अन्य जो कार्यकारिणी के सदस्य थे, इस जोगी जी पर विश्वास किया, उनकी योग्यता पर जी या उनकी विद्वता पर, और परमेश्वर की कृपा है कि वो प्रथम मुख्यमंत्री चुने गए। और आंटी, उसके बाद ना एक वाक्य सामने आया था, राजभवन में जोगी जी शपथ लेने जा रहे थे, तो आपकी एंट्री नहीं हो पा रही थी राजभवन में। वो क्या घटना थी? वो राजभवन नहीं था, ये पुलिस लाइन का ग्राउंड जी था, क्योंकि जी सबको एक बहुत ही एक बड़ा घटनाक्रम प्रदेश में हो रहा था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और मेरे पास मेरा मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड था, और बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग थी, क्योंकि श्री अडवाणी जो होम मिनिस्टर थे तत्कालीन, श्रीमती सुमित्रा महाजन भी उस कार्यक्रम में थे। गवर्नर के रूप में श्री दिनेश नंदन सहाय और भी बहुत से वीआईपी आए थे। तो सबकी, दिग्विजय सिंह जी स्वयं थे, तब तक तो मुख्यमंत्री थे ही ना, वो जी मध्य प्रदेश के। तो उनकी सुरक्षा इतनी ज़्यादा कड़ी थी। कठिन थी, कठोर थी, कि कोई भी अनवांटेड व्यक्ति वहाँ पहुँच नहीं पा रहा था। और मैं भी पुलिस लाइन के गेट के बाहर खड़ी थी। अचानक विधायक थी श्रीमती गीता सिंह डोंगरगढ़ की, जी वो वहाँ से गुजरी, तो उन्होंने मुझे पहचाना और मैंने भी उन्हें पहचाना। मैंने कहा कि मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे फिर बैठाया और मैं घटना कार्यक्रम स्थल तक पहुँची। आंटी, 3 साल के बहुत ही कम कार्यकाल में अजीत जोगी जी ने बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य किए। तो उनमें से कौन कुछ कार्य जो है आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? सबसे बड़ा काम जो शुरू में इन्होंने किया आते ही बराबर, जी एक तो रोडवेज की जो बसें थी जी उनको बंद किया, हाउसिंग बोर्ड भी बंद हुआ। इसके अलावा इन्होंने बांध
सिंचाई व्यवस्था जी पर विशेष ध्यान दिया। इनके जब ये मुख्यमंत्री थे तो समोदा डायवर्शन जी जी समुद्र महानदी में, वो एक मैं समझती हूँ एक बड़ा काम था जिससे कि महासमुंद को फ़ायदा मिला। कई इन्होंने नीतिगत फैसले लिए, जैसे 3 वर्षीय मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर की जो उपलब्धता हर गांव में आज दिखती है, हर पीएचसी में, वो उसी की देन है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी शिक्षा, क्योंकि वो खुद शिक्षा पर उनका विशेष ध्यान था, तो एक अनहोनी सा निर्णय इन्होंने लिया जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जी प्रदेश में खोली, और उसका बहुत ही पुरजोर तरीके से विपक्ष ने मतलब विरोध किया था कि छोटी छोटी एक एक कमरे की यूनिवर्सिटी। पर उस समय शासन के पास पैसा भी नहीं था। 5,000 करोड़ का पूरा बजट था प्रदेश को चलाने के लिए, जो आज 2.5 लाख 3 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो इनका उद्देश्य ये था कि 2-2 करोड़ वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं वो दें, जमा करें, और 3 वर्ष में 25 एकड़ ज़मीन में अपने यूनिवर्सिटी का निर्माण करें। लगभग 100 से ऊपर यूनिवर्सिटी खुली, और इन्होंने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो योग्य होगी वही चलेगी। जी और आज भी हम देखते हैं कि आज मैं पेपर में भी पढ़ रही थी कि 19 प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रही हैं, और जो 100 के करीब खुली थी वो ऑटोमेटिकली बंद हो बंद गई। हो गई। जी आंटी फिर 2004 का लोकसभा चुनाव आया, जोगी जी ने हमारे महासमुंद से लड़ने का फैसला किया, कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया, जबकि उनके सामने विद्याचरण शुक्ल जी थे भाजपा जी से, जो 7 बार के सांसद रह चुके हैं। जी तो जोगी जी ने ये फैसला कैसे लिया और आपकी उसमें कितनी सहमति थी? देखिए, जैसा मैंने बताया, मैं सब निर्णय इन्हीं पर छोड़ देती थी जी जी कि आपको जो अच्छा लगे कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और पर जोगी जी को ये निर्णय इस मतलब मोतीलाल वोरा जी ने, दिल्ली में थे हम लोग, और वो, मुझे कोई कहने में संकोच नहीं, किसी यानी कांग्रेस पार्टी ने इनको निलंबित किया था विधायक की खरीद फरोख्त के एक झूठे आरोप में। तो दिल्ली में थे, तो मोतीलाल वोरा जी ने उनको बुलाया, और वहाँ अहमद पटेल जी भी थे और वी जॉर्ज थे। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि महासमुंद से आपको चुनाव लड़ना है। अब चूँकि विद्याचरण जी 7 बार से थे, और एक आध बार श्यामाचरण जी भी सांसद रहे, और विधायक तो वो हमेशा ही से रहे, जी तो ये खुद ही एज मुख्यमंत्री वहाँ ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो ये, पर एज कलेक्टर इनको जानकारी महासमुंद ज़िले की थी, तो इन्होंने, और उस समय अगर आपको ध्यान हो, टिकट कांग्रेस ने पवन दीवान जी को दिया जी था, जी और कुछ दिन उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। जी जी तो ऐसी विषम परिस्थिति में जोगी जी ने हामी भरी, और वो भी विद्याचरण जी जैसे दिग्गज नेता के अगेंस्ट में। पर आप सबका प्रेम था महासमुंद की जनता के प्रति, मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगी। उस समय मुझे याद आता है अग्नि चंद्राकर जी से मुलाकात हुई, पहली बार मैं पहुंची वहाँ। श्रीमती शीला दीक्षित जी को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने वहाँ का प्रभारी बनाकर भेजा था, और अग्नि चंद्राकर जी ने उषा पटेल, तब कांग्रेस की नेता थी, उनसे मेरे साथ किया, और फिर हम लोगों ने वहाँ से बाग बहरा और होते हुए पूरे विधान सभाओं का दौरा प्रारंभ किया। और लोकसभा चुनाव के दौरान ही आंटी बहुत बड़ा सड़क दुर्घटना हो गई थी जी जोगी जी के साथ। तो जब आपको पता चला कि अब जोगी जी कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे पैरों पर, तो कैसा आपने महसूस किया? देखिए, पहले तो साधारण दुर्घटना
के रूप में मैंने लिया। डॉक्टर थे, क्योंकि कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था, कुछ जैसे हेमरेज या खून नहीं निकला था। जी जैसे थे उनको लाया गया, मैनपुर के पास से हादसा हुआ था। और शैलेश नितिन त्रिवेदी, तब उन्होंने मुझे सूचित किया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, और एमएमआई में उनको भर्ती किया गया था। उस समय उनकी पल्स भी नहीं चल रही थी और ब्लड प्रेशर भी एकदम लो था, यानी उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सक रहे थे। जी इन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि मैं जब उनको मिली, उनको देखा, तो इन्होंने कहा मेरा पैर नहीं उठ रहा है। तो मैंने कहा सब ठीक होगा, मतलब। पर उस समय डॉक्टर्स की भी समझ में नहीं आ रहा था। एक्सरे लिया, तब समझ में आया कि यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में या रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, सर्वाइकल रीजन में। फिर एमआरआई के लिए डॉक्टर खंडूजा का एकमात्र एमआरआई सेंटर खोला था चौबे कॉलोनी में, वहाँ ले गए। तब वहाँ मालूम पड़ा कि इस लेवल पर फ्रैक्चर है, C5-6। और तभी श्री रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक, राज्यपाल और सबने इनको स्टेट प्लेन से बॉम्बे हॉस्पिटल रवाना किया। क्योंकि उस समय एमएमआई में डॉक्टर एसएन मंढेरिया मतलब न्यूरो सर्जन बनकर आए थे, और उन्होंने वहीं ट्रेनिंग ली थी डॉक्टर देव पुजारी के अंडर में। तो उन्होंने जो सलाह दी, क्योंकि उस समय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज थी, तो उनका भी फ़ोन आ रहा था कि आप दिल्ली ले आइए एम्स में। पर अंत में इन्होंने डॉक्टर एसएन मंढेरिया की ही बात को माना और हम लोग बॉम्बे पहुँचे। और उस समय श्री सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री थे। इतवार का दिन था। उन्होंने एक ग्रीन कॉरिडोर एयरपोर्ट से लेकर बॉम्बे हॉस्पिटल, जो ताज होटल के पास है कोलाबा एरिया में, जी वहाँ इन्हें बिना रुके गाड़ी सीधे वहाँ गई। मैं भी उस प्लेन, छोटे स्टेट प्लेन में बैठी थी, और ये सही सलामत पहुँच गए। संडे का दिन था, पर सब डॉक्टर्स जो विशेषज्ञ थे, डॉक्टर देव पुजारी से लेकर और भी उनके सहयोगी, तत्काल उन्होंने सर्जरी की। और उसका रिज़ल्ट क्या होता है ये तो कोई भी तत्काल में नहीं बता सकता। जी तो सफल हुई सर्जरी, और हम लोग करीब 1 महीने तक वहाँ रुके रहे। फिर आंटी, चुनाव के बीच में आपने चुनाव की कमान को संभाला और महासमुंद लोकसभा में फिर आप भी पूरे समय थे प्रचार करने में, तो वो आपका कैसा था अनुभव? और शीला दीक्षित जी भी आपके साथ थे। शीला दीक्षित जी महासमुंद की प्रभारी, जैसा ने बताया था, जी तो जी वो वहीं लोगों से मिलना जुलना कर रही थी। पर चूँकि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र बहुत ही लंबा चौड़ा है, देवभोग से लेकर सरायपाली, तो उस समय ये कहूँगी कि अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। जी पर उषा पटेल जी के साथ मैं बाग बहरा, सरायपाली, बसना आदि क्षेत्रों में, राज्य जो नज़दीक थे, क्योंकि समय कम था, जी 10 दिन हो चुके थे चुनाव के, पूरे 10 दिन शेष थे वोटिंग के, तो जितना कर सकती थी। और मैंने रिज़ाइन तत्काल किया था, पर स्वीकृत नहीं हुआ। अंतिम 2 दिन में उसको स्वीकृति मिली। तो खुल के भी मैं प्रचार नहीं कर पा रही थी, सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करा पा रही थी। और लोगों ने बहुत सहयोग दिया, यहाँ तक कि मुझे ये कहना है, मिस कोई संकोच नहीं है कि बीजेपी के भी कार्यकर्ता आकर मुझसे मिलते थे जी कि आप चिंता नहीं करें, हम लोग सब जोगी जी के साथ हैं, यद्यपि प्रचार
भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं। जोगी जी की फोटो भी उस समय आई थी आंटी, हॉस्पिटल वाली ही, हॉस्पिटल से जी वो लेटे लेटे ही हाँ उनकी फोटो आई थी वो वाली। जी। और आंटी उसके बाद फिर आप राजनीति में आए, कोटा से आप चुनाव लड़े, डॉक्टर रेणु जोगी से आप विधायक रेणु जोगी बने। तो वो आपका सफ़र कैसा था और कितनी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, तब भी और मैं समझती हूँ अब भी मुझे राजनीति का विशेष न रुचि है। एक मैं डॉक्टर के रूप में, एक समाज सेवी जी के रूप में मैंने कार्य किया। तो वो उपचुनाव तो मेरे लिए एकदम नया और मतलब अचानक घटना जैसे हुई है। पर मुझे खुशी है कि प्रदेश के विभिन्न इलाकों से, मुझे याद आता है हम कई जो महासमुंद से कई पूर्व परिचित हो गए थे चेहरे, जी वो सब भी एक एक छोटे छोटे गांव, छोटी छोटी पोलिंग बूथ पर वो थे। इधर बीजेपी रमन सिंह जी की सरकार थी, ब्रिजमोहन जी रतनपुर के प्रभारी थे, सुशील सोनी जी, कुछ लोगों के चेहरे जो ना मतलब पूर्व परिचित थे। तो वो सब एक एक पोलिंग बूथ पर मतलब उन लोग भी पूरा जोर लगा रहे थे। तैनात थे सब। और करीब 24 हेलीकॉप्टर से रमन सिंह जी ने भी सभाएं पूरे क्षेत्र में ली। श्रीमती वीना सिंह जी स्वस्थ थी उस समय, तो वो पेंड्रा गौरेला में लोगों से डोर टू डोर उन्होंने कैनवैसिंग की। बल्कि वो बता रही थी बाद में जब मिली कि लोगों ने न मुझे ठीक से देखा था न उन्हें। तो जब बोलती थी वो कि किसको वोट दोगे, तो लोग कहते थे कि आप ही को देंगे। जी तो कौन सी पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को। इस तरह से, क्योंकि हम लोगों के शायद चेहरे में उन लोगों समानता दिखती थी या ठीक से देखा नहीं था, क्योंकि मैं डॉक्टर थी जी तो ज़्यादा जनसंपर्क नहीं हुआ था। और वीना सिंह जी का तो हुआ ही नहीं था उस क्षेत्र जी में बिल्कुल ही। पर चलिए, वो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो चुनाव हुआ संपन्न। जी पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि परिणाम क्या होगा। और पेपर में भी हेडिंग ऐसी छपती थी, कांटे की टक्कर। तो हम मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मतलब होने वाला है। जी और इतनी शर्त और सट्टा या बाजियां लगी लोगों की कि सबको बहुत कौतूहल और आश्चर्य और मतलब उत्सुकता बनी रही उस पूरे चुनाव में। जी जी। और लोग भी, ये कहना चाहूँगी, वहाँ की जनता बिल्कुल खामोश थी। मतलब बिल्कुल आभास नहीं करने दिया कि वो उनका रुझान किस तरफ है। आंटी आप कोटा से 4 बार के विधायक रहे हैं करीबन 20 साल तक, और विधानसभा में भी आपकी जो अटेंडेंस थी पूरी 100% थी। तो जनता से आप कैसे जुड़े रहे और अपने कार्यों के प्रति कैसे आप पूरी तरीके से उसको करें, इसके बारे में बता दीजिए। जी। ये भी कहना चाहूँगी कि मैं 4 बार विधायक कोटा से चुनी गई, पर वो एक विपक्ष की मैं विधायक थी। जी चारों बार, 3 बार रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और चौथी बार श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। पर तब हम जब कांग्रेस की सरकार आई तो मैं जनता कांग्रेस में चली गई। जी पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना कार्य मैंने सोचा था कि कराऊंगी या कर पाऊंगी, वो श्री रमन सिंह जी की सरकार में मतलब पूरे हो गए। अरपा नदी एक चौड़ी नदी है, हमारे विधानसभा को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। पर उस पर शुरू में मात्र एक पुल था, क्योंकि दोनों तरफ गांव और बीच में अरपा नदी, जी तो लोगों को काफ़ी घूम कर जाना पड़ता था। पर रमन सिंह जी की सरकार में 8 पुल उस पर बन गए। और मैंने चुनाव हारने के बाद एक बार उनसे भेंट हुई किसी कार्यक्रम में, तो मैंने उनको धन्यवाद दिया कि आपने मेरे बहुत से काम किए, पर ये बताना चाहूँगी कि आपने अरपा नदी, जो चौड़ी नदी है जिस पे अरपा भैंसा जहार कम से कम 20 अरब का उसमें
बराज बना है, सिंचाई योजना है, तो अब उस पर आपने 8 पुल स्वीकृत आपकी सरकार के द्वारा हुए थे। तो मैंने उनको व्यक्तिगत तौर पे चुनाव हारने के बाद धन्यवाद दिया। जी। और ऐसे कौन से कार्य हैं आंटी जो अभी कोटा विधानसभा में आप चाहते हैं कि हो? जैसे मैंने कहा, लगभग मेरे पूरे कार्य हो गए थे, और वहाँ 20 ऐसे गांव हैं जहाँ बैगा जनजाति है। जी। तो उसके लिए मतलब वो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में विशेष जनजाति है। तो काफ़ी कार्य तो केंद्र से ही, सड़क वगैरह निर्माण वहाँ से पूरे हुए। पर अभी मैं प्रथम चाहूँगी कि एक बाईपास जो रमन सिंह जी की सरकार में 54 करोड़ का स्वीकृत हुआ था, क्योंकि पेंड्रा में बहुत सकरी रोड है, मतलब और ट्रक और हाईवा और ये सब जाते हैं। तो अभी तो वर्तमान में उसको बंद ही कर दिया है। रात को वो 9-10 बजे खुलता है और तभी दिन भर यानी वो लाइन लगी रहती है। जी। पर वो रमन सिंह जी की सरकार में स्वीकृत हुआ था, पर किन्हीं कारणोंवश कांग्रेस की जब सरकार आई तो वो बना ही नहीं। अब नए सिरे से उसकी प्रक्रिया शुरू है, जो जानकारी मिली मुझे। और अभी मतलब फाइल में उस स्वीकृति का आदेश पुराना तो है, पर वर्तमान में उसके लिए राशि आवंटित नहीं हुई है। जी। अब 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। आशा करती हूँ कि स्थिति में परिवर्तन आएगा और बाईपास बनेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे दुख लगता है, जो मैं नहीं कर पाई या मेरे समय में था, पर अभी जो वर्तमान सरकार आई, क्योंकि कोटा, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही, ये चारों में विशेष छूट दी गई थी। जैसे कि वहाँ अगर डेवलपमेंट करना है, वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब लगभग 30% छूट थी। पर इस सरकार के आते ही ये हुआ कि कोटा, पेंड्रा, गौरेला में ये छूट बंद कर दी गई। सिर्फ मरवाही में ये छूट अभी भी कायम है, क्योंकि वहाँ बड़े उद्योग तो लग नहीं सकते हैं। राइस मिल या फ्लाई ऐश के जो ईंटें जी। बनते जी। हैं, कोरबा पास में है, तो कई लोगों ने वो फैक्ट्री लगाई हैं, और उसमें अगर छूट मिलती तो मतलब कई लोग और लगा लेते उस तरह के। पर पता नहीं अचानक वर्तमान सरकार ने क्यों उसको बंद कर दिया, जबकि 80% लोग अभी ट्राइबल हैं उस क्षेत्र में। जी। और योगी जी के समय में एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की भी और एक औद्योगिक क्षेत्र अंजनी का निर्माण हुआ था, जिसमें भी काफ़ी छूट दी गई थी, 30-40%। तो वो पुरानी छूट को भी कम कर दिया गया। और जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल था, क्योंकि अच्छी आबो हवा है वहाँ, उसको भी करीब 60 एकड़ ज़मीन आवंटित थी उसके लिए। तो वो स्कूल भी नहीं बना, पुलिस ट्रेनिंग। और जो ज़मीन थी 60 एकड़ की, वो भी कभी, अब नया ज़िला बन गया तो आरटीओ को या अन्य विभागों को दे दी गई है। तो अभी भी 20-30 एकड़ तो फिर भी बचा है। तो कम से कम छोटे उद्योग, लघु उद्योग वहाँ लग सकते हैं, तो उनको छूट दें जैसे 30% पहले मिलती थी, ताकि वहाँ के लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठ सके और लोगों को रोज़गार मिल सके। आंटी, जोगी जी का जीवन बहुत बड़ा रहा है, और ये मतलब एक पॉडकास्ट में तो उनके जीवन के बारे में हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, एक पॉडकास्ट ना कम पड़ जाएगा उनके जीवन के लिए। अगर आप कोई एक ऐसी सीख हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ है जो जोगी जी से सीखी, तो आप प्लीज़ बताइए। अगर इनके जीवन का एक वाक्य में मुझे का वर्णन करना जी। पड़े, तो मैं ये कहूँगी कि
हर मनुष्य के लिए, चाहे किसी पार्टी का हो, और विशेषकर किसी पार्टी, किसी जाति, और विशेषकर गरीब वर्ग का हो, तो उसके कार्य को पूरा करने के लिए ये जी जान लगा देते थे। जी और जो भी योजना बनाते थे उससे इनका एक साथ में पड़ता था जो लड़का, जिसका नाम मैं फ़िलहाल भूल रही हूँ, मनकू शायद नाम था, तो वो कुली का काम करता था। और पहले हम लोग जब इंदौर से या जबलपुर से आते थे, इंदौर बिलासपुर ट्रेन जी बहुत पुरानी है, लगता है जब से मैं पैदा हुई तब से चली रही है वो, जी हर बार उसी में बैठकर। तो वो कुली यानी लाल कपड़ों में दिखता था और वो दौड़ा दौड़ा आता था। तो ये योजना जो भी बनाते थे वो सोच के कि मनकू को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, जी यानी उससे मतलब गरीब व्यक्ति को इस योजना से लाभ मिलेगा कि नहीं, ये लोगों मतलब जनता के प्रति उनका प्रेम था और ये सोच थी। ये नहीं कि स्वयं को क्या लाभ मिलेगा या जो गरीब अमीर वर्ग के वर्ग लोग है, हैं उनको। आर्थिक रूप से मजबूत है, उनको क्या लाभ मिलेगा। कि इसलिए आप देखेंगे कि जो भी योजनाएं इन्होंने बनाई, चाहे सिंचाई की, आपके समुदाय की, या एकदम से मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, शिक्षा की, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि पहले गुरु घासीदास और रविशंकर जी यूनिवर्सिटी ही जी थी। इधर जबलपुर में एक यूनिवर्सिटी थी, सागर यूनिवर्सिटी, और इवन भोपाल जहाँ से इन्होंने इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग पास की, राजधानी थी मध्य प्रदेश की, पर इनकी जो यूनिवर्सिटी थी वो विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन थी। तो मतलब भोपाल में भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। इसीलिए इन्होंने प्रेरणा ली विदेशी यूनिवर्सिटी से, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज आदि से, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली। शिक्षा पर इनका जी प्रमुख जी ध्यान था और गरीबों का कैसे भला। और धान खरीदी भी उसका एक परिणाम है, जो उन्होंने सबसे पहले कुछ जो कार्य किए उसमें, तभी प्रदेश की उन्नति हो सकी। और जो उनका अंतिम वाक्य है कि गरीब नहीं, अमीर धरती के गरीब गरीब लोग, लोग। उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आंटी, जोगी जी से आपकी तो बहुत सारी यादें जुड़ी होगी, पर ऐसी कौन सी खास याद है जो आज भी आप याद करते हैं तो मतलब इमोशनल हो जाते हैं? देखिए, लगभग 45 वर्ष शादी के हम लोग साथ जी रहे, और हमेशा इनके ही भरोसे जो चुनाव भी मैंने जीते, सच कहिए तो उसमें मेरा बहुत ही कम योगदान था, रहता था। मतलब वही एक मेरी जैसे रीढ़ की हड्डी या बैकबोन जी बनकर सहारा, सबसे बड़े सहारा थे। तो उनकी कमी तो खलती ही है, जी 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 पर फिर भी उनके आदर्शों का पालन करते हुए इन्होंने जैसा कहा कि बिल्कुल ईमानदारी से समाज की सेवा करना। विधायक भी जब मैं चुनी गई तो ऐसा कोई भी सरपंच, ये कह सकूँगी इनकी प्रेरणा से, मतलब मैंने कोई आर्थिक लाभ 1 रुपये का, न ठेकेदार से, न जो भी बड़े बड़े काम हुए हमारे यहाँ, हरपा भैंसाजार, तो मैंने बताया ना 20 अरब के ऊपर जा रहा है, अभी भी अधूरी है नहर निर्माण, अडवाणी जी ने उसका शिलान्यास किया था। तो समाज सेवा ही की जो इनका उद्देश्य था, और वही मुझे प्रेरणा देता है। और इसीलिए मैं उनके विचारों को, उनकी जो लिखी हुई कुछ किताबें हैं, उसको फिर से, ये चुनाव हारना मैं इसीलिए सोचती हूँ कि मेरे लिए एक ईश्वर की कृपा ही थी जी कि 20 साल में उलझी रही,
लोगों के काम करने में, छठी जाना, बरहों या मंगनी हो, किसी के परिवार में शादी हो, इसी सब उसमें समय निकल गया। तो लेखन का काम कुछ नहीं हुआ। पर जो जोगी जी ने पहले पुस्तक लिखी जी 2001 में प्रवक्ता के रूप में, या बाद में जब कोरोना काल में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, अभी उसका अगले हफ्ते अंग्रेज़ी अनुवाद किया है मैंने, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि वो स्वयं करें। पर आत्मकथा पूरी होने के एक हफ्ते के बाद लगभग इनका निधन हो गया। तो वो इच्छा को पूरी करते करते अब 5-6 साल हो गए, पर वो अब एक हफ्ता की इंतज़ार मुझसे भी नहीं सहा जा रहा है। जी जी क्योंकि ये चाहते थे उस समय श्रीमती सोनिया गांधी और जो वरिष्ठ दिल्ली में कांग्रेस के नेतागण हैं, वो हिंदी से ज़्यादा बेहतर इंग्लिश को समझते हैं। तो वो किताब जो स्थिति है कि प्रिंटिंग में चली गई है और बॉम्बे में छप रही है, और उसको अन्य किताबों से बहुत ही बेहतर इम्पोर्टेड कागज़ लगाया है, और सबका सहयोग रहा। जी जी तो जी अच्छा आएगा। जी जी बहुत सारी, अभी तक बहुत सारी निकल भी चुकी हैं आंटी, रिलीज भी कर चुके हैं बुक्स। जी। और आंटी, बिलासपुर का जो चुनाव था, बिलासपुर का चुनाव आप लड़े थे, तो वो लड़ना किस हद तक सही था? यानी वो एक सबसे रोमांचक जीवन का चुनाव था, और उन्हीं चूदेव जी के खिलाफ बिलास हम लोग दिल्ली में थे। जी जोगी जी को महासमुंद से लड़ना था, क्योंकि एक बार चुनाव जीत चुके थे ना, 2009 की बात है। जी तो स्वाभाविक था, देवेंद्र बहादुर सिंह, अग्नि चंद्राकर जी और चारों विधायक महासमुंद के आए कि आप लड़िए। पर इसके पहले जोगी जी मरवाही से जब चुनाव लड़े थे, तो वो सीट रिक्त रह गई। जब ये महासमुंद के सांसद बन गए, तो मरवाही में कोई विधायक, सरकार ने पता नहीं क्या किया कि 6 महीने में तो चुनाव हो ही जाना चाहिए ना, जी जी पर 4 साल निकल गए, चुनाव नहीं हुए। तो इन्होंने कहा कि मैं फिर से चुनाव जीता हूँ मरवाही से, जो 2008 का चुनाव, तो मैं उनको फिर से धोखा नहीं देना चाहता हूँ। लोग यानी यही बोलते थे ना कि आप छोड़ के चले गए, और तो ये उस विचार के पर, मतलब ये सोचकर नहीं लड़े महासमुंद फिर से। और टिकट दे दिया गया उस समय आशीष सिंह, जो बलराम सिंह जी विधायक थे तखतपुर के, जी और रतनपुर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे। तो उनके बेटे को आशीष सिंह, जैसे यहाँ महासमुंद में पवन टिकट उनको दिया जी जी था ना, पवन दीवान जी को। पवन दीवान जी को, और फिर एक काट के उनका टिकट जोगी जी को दिया। जी तो इसी तरह आशीष सिंह जी का टिकट काट कर वो 1-2 हफ्ते से चुनाव प्रचार कर रहे थे, मुझे दिया गया। क्योंकि जूदेव जी ने ये कहा कि जोगी परिवार का कोई मेरे विरोध में आता तो मुझे मज़ा आता, जी जैसे उनका लहजा होता है। जी तो ये बात दिल्ली पहुंची, और मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच रही थी कि अभी 2008 में मैंने विधानसभा का चुनाव जीता ही है, और 1-2 साल के बाद जो लोकसभा का चुनाव आया, तो लोकसभा का टिकट मुझे मिलेगा। पर अब दिल्ली से आदेश हो गया, क्योंकि जोगी जी ने मना कर दिया था, तो मेरे पास पार्टी हाई कमान का विरोध करना मेरे लिए असंभव हो गया। और मैं तो मतलब 8 विधानसभा जो आती हैं, कई को तो मैंने मतलब देखा भी नहीं था, जी नाम ही सुना था। क्योंकि मेरा प्रोफेशन डॉक्टरी का था, तो मैं रायपुर मेडिकल कॉलेज से आगे बढ़ी नहीं। जी
बट जो भी हुआ, लोगों का प्रेम सहयोग मिला। और ये बताने में मुझे खुशी है कि मात्र 18,000 वोटों से मैं वो चुनाव हारी थी, और वो भी बिलासपुर ज़िले से, क्योंकि आई थिंक उसका जो धार्मिक कारण से, क्योंकि वो हमेशा, यानी जो मैं समझती हूँ प्रॉबेबली यही कारण था। जी जी जी। पर पहली बार 4 बार चुनाव लड़ा तो मैं कभी कलेक्ट्रेट नहीं गई जहाँ चुनाव का वो काउंटिंग वगैरह होती है। पर इस बार जब मालूम पड़ा कि मैं 10,000 से पीछे चल रही हूँ, तब मैं जोगी जी को बिना बताए, ड्राइवर के संग और एक और कोई हमारे अमित अग्रवाल थे, तो उनको साथ लेकर गई और जूदेव जी के पास उनके कमरे में गई जहाँ वो बैठे थे, हॉल में बैठे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, खुशी मना रहे थे, नेचुरली जीत रहे हैं। जी जी। मैंने उनको बधाई दी, और तो उन्होंने जो बात कही कि यदि मैं आपसे हार जाता तो मुझे इस जीत से ज़्यादा खुशी मिलती। तो मतलब वो एक सज्जन पुरुष थे, और हम लोग की रायगढ़ के बाद पार्लियामेंट में भी कई बार मुलाकात, नोक झोंक होती रहती थी, कई बार ट्रेन में, प्लेन में। और जब भी मैं रायगढ़ जाती थी तो उनसे मिलने भी जाती थी, और अंतिम बार उनके जब पुत्र का भी निधन हुआ तो मैं यहाँ से झारसोखड़ा होते हुए जशपुर पहुँची। आंटी, आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी कठिनाई भी आई, जी। तो ऐसा कौन सा दौर था जो सबसे कठिन था और उससे आपने क्या सीख ली? हम्म। देखिए, मेरे जीवन में मैं समझती हूँ एक नहीं, दो कठिन दौर थे। जी एक, जब मेरी बेटी का निधन हुआ सन 2000 मई में, और उसके बाद 2000 मई में उस बेटी का निधन हुआ, और सबसे अधिक खुशी का पल 2001 में आया, नवंबर में, जब जोगी जी मुख्यमंत्री बन गए। जी। और इसी प्रकार सबसे दुख का पल वही था जब जोगी जी का एक्सीडेंट हुआ। और पर उन्होंने, हाँ, ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इतनी हिम्मत, यानी 16 साल तक वो व्हीलचेयर में रहे, पर अगर कोई उनके प्रति सहानुभूति, वो कहते थे, कोई व्यक्त करता है मेरे प्रति कोई सहानुभूति, तो मैं उस चीज़ को बर्दाश्त, मुझे मतलब बहुत गुस्सा भी आता है, दुख भी लगता है कि मैं टॉलरेट नहीं कर सकता वो बात। जी यानी उनकी हिम्मत की मैं दाद देना चाहूँगी कि अंतिम समय तक लोगों के उन्होंने काम किए, और हमारे घर में सागवान बंगला बहुत जी जी अच्छी स्थिति में नहीं था, जी। परंतु भीड़ इतनी लगी रहती थी कि चाहे कहीं से भी लोग आए, किसी भी ज़िले के हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे दिल्ली का हो, चाहे हैदराबाद का हो, सबका काम वो करते थे। वो तुरंत कॉल करके हाँ, तुरंत कर फ़ोन देते हैं नंबर, आंटी। बस फ़ोन नंबर होना चाहिए। जी जी और वो PSO नो की यही ड्यूटी थी, कहाँ कहाँ से। जी। और कोरोना काल का भी समय था उसी समय, मतलब तो कहाँ कहाँ फंसे थे, गुजरात में, यहाँ वहाँ, लेह से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, सब लेबर ईंट बनाने के या काम करने जाते थे। तो सबका, यानी वो व्यवस्था करते थे। सोनमणि वो प्रभारी थे उस आपातकाल में। तो अंतिम दम तक इन्होंने लोगों की मदद की। आंटी, जोगी जी की आप बात बता रहे हैं ना, तो मन जो है ना एकदम शांत हो जाते हैं उनकी बात सुन के, और ऐसा लगता है कि आप
बोलते जाएं, आप भी जिस तरीके से बता रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि आप बोलते जाएं और हम सुनते जाएं उनके बारे में। और आपका भी नेचर वैसा ही है आंटी, जैसे जोगी जी के सबसे मिलनसार। और एक मेरे को बात याद आ रही है, जोगी जी के ना बर्थडे में हम आए थे, मैं और ऐरिश आए थे, तो आपकी जो मेहमान नवाजी है उसकी मतलब दाद देनी पड़ेगी पूरे। मैं जितना जानता हूँ छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा नहीं है। आपने हम दोनों को भी बैठा के अच्छे से भोजन करवाया था उस समय, और जो भी पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आ रहे थे उस समय, तो सबको आपने भोजन करवाया था। तो ये आपकी बहुत मतलब रेयर क्वालिटी आंटी, मतलब किसी में ऐसे नहीं होगा। ये मेरी पारिवारिक क्वालिटी है कहना जी चाहिए। जी जो मेरे पिताजी है ने घर में सबको जो भी आता था, और फिर मेरा भाई भी राजनीति में था, जी तो उसका भी था कि जो भी आए खाना खा के जाए। और जोगी जी भी इसी से मतलब जी जी इनके चाहे क्षेत्र से चाहे कोई भी आए तो उसका आदर सत्कार होना चाहिए, इनका जी। नियम था। तो बात आंटी खाने की निकली है, जी तो आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जहाँ तक हमको पता है ना, महासमुंद में आप आए थे जब जी। चुनाव के टाइम, तो जो कचौड़ी है सूखी होटल सूखी की, की, हाँ, और कचौड़ी। साहू कॉफ़ी हाउस की चाय जी आपको बहुत पसंद है, तो जी। और उसके अलावा? और एक मारवाड़ी भोजनालय में सबसे पहले वही साहू जी की दुकान और सूखी की दुकान के सामने, तो मैंने वहाँ भोजन किया था। इसके अलावा झलप एक है, वहाँ एक सरदार जी का छोटा सा ढाबा था। जी तो जहाँ भी जाते हैं मतलब पर हाँ, यानी महासमुंद की मेरे मन में एक आभार सहित सुनहरी यादें जी हैं। क्योंकि विषम परिस्थिति में जब रिज़ल्ट आ रहा था तो हम दोनों दिल्ली में हॉस्पिटल में थे, और एक छोटा सा टीवी लगा हुआ था कमरे में, जैसा हॉस्पिटल में होता है ना, पर एकदम सांस थाम के, दिल थाम के बैठे थे कि क्या होने वाला है। धीरे धीरे पर जब 1 लाख से अधिक से जीत डिक्लेयर हुई, जी तब निस्संदेह बहुत ही ज़्यादा मन में खुशी हुई थी। आंटी, जोगी जी ने जब नई पार्टी का गठन किया, तब आप दूसरी पार्टी में थे, तो मैं, हाँ, तो यानी हम दोनों कांग्रेस पार्टी में थे। जी जी। जी। तो दूसरी नई पार्टी का जब गठन किया, तो फिर आप दोनों के विचार मिल रहे थे उस समय? नहीं, मैंने देखिए 2016 में जी इन्होंने नई पार्टी का जी गठन किया, तो मैंने ये पार्टी ज्वाइन नहीं की। जी शुरू से मैं इसका विरोध कर रही थी, और मेरी जानकारी के बगैर ही ये मतलब मुझे बिल्कुल आभास नहीं था कि ये नई पार्टी बना रहे हैं। जी और जो लोग, अब उसका जो भी वजह है उस पर उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहूँगी, जी जी पर मैं, जहाँ तक मेरा प्रश्न था, मैं उस समय कांग्रेस की उपनेता थी, तो मैंने बार बार यही कहा, लोगों को संदेह होता था मुझ पर कि मैं दोनों तरफ की बात करूं। मैंने कहा मैं, मेरा डीएनए कांग्रेस का है, मेरा भाई, मेरे माता पिता, हम लोग शुरू से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। पर जब अंत में चुनाव का टाइम आया, यानी 2-3 साल तो निकल गए जोगी जी की पार्टी के, 18 में, 16 से 18 में चुनाव फिर होना था, तो स्वाभाविक था कि मैं सोच रही थी कि मुझे फिर से टिकट मिलेगा। पर 3 बजे के करीब जब 2 बजे अनाउंस हुआ आखिरी, यानी कि मेरा नाम नहीं है, एक विभोर सिंह जो कोटा में ही एसडीओपी थे, उनको टिकट मिला है, तब वहाँ के कार्यकर्ताओं सभी आ गए वहाँ और बोले कि आप फॉर्म भरिए, क्योंकि हम आपको जिताएंगे, और जो भी उन्होंने गारंटी ली। तो पार्टी छोड़ने का भी मुझे बहुत दुख था, और अंत में जब मैं
फॉर्म भरने जा रही थी उनकी आग्रह पर या ज़िद पर जी कलेक्ट्रेट, तो मैंने सिर्फ ये बात कही जो मुझे अभी तक याद है अपनी भावनाओं को, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, मगर क्या करें हमारी राहें जुदा हैं। जी और फिर मैं आंसू मेरे बहने लगे और फिर उसके बाद मैं कुछ कह नहीं पाई, पर लोगों के आग्रह पर फिर मैंने यानी जनता कांग्रेस से टिकट मतलब विधानसभा का नामांकन प्रस्तुत किया। आंटी, अमित जोगी जी का इसमें क्या विचार था, क्या उनका कहना था नई पार्टी के गठन के बाद? वो अमित भैया को थी जानकारी? अमित भैया को जानकारी थी, वो पापा के साथ था। क्यों जी मैं कहीं भी जैसे ठाठापुर भी गए थे, जोगी जी राज रमन सिंह जी का गृह ग्राम है, तो मैं उनकी पार्टी के एक भी कार्यक्रम में सम्मिलित जी नहीं हुई, बिल्कुल ईमानदारी से। और कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम होते थे विधायक के रूप में या संगठन के रूप में, मैं हमेशा उपस्थित वहाँ रही। यहाँ तक कि एक अवसर ऐसा आया कि पेंड्रा में जोगी जी की भी सभा थी और वहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक कोटमी ग्राम है जी की सभा थी। शायद जानबूझकर ही रखी गई होगी आयोजकों के द्वारा। इनकी तो पूर्व निर्धारित थी और उसके संयोजक थे रामदयाल उइके जी, जो फिर बाद में भाजपा में चले गए थे। तो मैं जोगी जी ने मुझसे कहा कि तुम कोटमी में जो सभा है, क्योंकि मैं भी दुविधा में थी कि क्या करूं, उस समय मैं कांग्रेस में ही थी, जी तो इन्होंने कहा तुम कोटमी जाओ। और मैं कोटमी गई और उनको जैसे माल्यार्पण वगैरह करना था वो किया। सभा के मंच में बैठी, सिंहदेव जी भी थे, चरणदास महंत, भूपेश बघेल जी, तो वरिष्ठ लोगों के साथ ही मुझे बैठाया गया। और आंटी, आप एक फाइटर वाइफ और एक फाइटर मदर के रूप में निकल करके आते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि अमित भैया के ऊपर लोग बयान देते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देती है अमित भैया को कि शांत कैसे रहें? मैं तो उसको हमेशा समझाती हूँ कि अपने पिता का अनुसरण करें, जी उनके कदमों पे चलें। और मुझे खुशी है कि काफ़ी हद तक वो पहले से बेहतर इंसान बन गया है। जी पर अभी भी मैं संतुष्ट नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि वो भी जैसे अंत में जोगी जी यद्यपि जनता कांग्रेस पार्टी बनाए थे, जी पर उन्होंने भी मतलब उनकी मन की इच्छा थी कि वो मूल कांग्रेस पार्टी में लौटें। जी क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग जन्मजात या क्या कहें डीएनए हमारा कांग्रेस कांग्रेस। पार्टी का ही है जी। आंटी, हमने कभी भी आपको ऐसे ऊंची आवाज़ में या गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा है। तो ये नेचर आपका स्टार्टिंग से ही था कि आप राजनीति में आने के बाद ऐसा नेचर हुआ? नहीं, शायद इसका प्रभाव मेरे पारिवारिक मतलब जीवन से, और चिकित्सक के नाते तो किसी से नाराज़ होने का सवाल ही नहीं उठता था। जी और वही राजनीति में भी मैं नहीं समझती कि मैंने आज तक किसी को ऊंची आवाज़ में डांटा हो या बातचीत भी नहीं की। आंटी, आज के मौजूदा हालात में आप जनता कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? देखिए, 1 साल पहले के करीब एक विज्ञापन विज्ञापन नहीं, एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि जो कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं तो आवेदन दें। तो हम लोगों ने
उसी संदर्भ में आवेदन दिया था और उस पर फिर कुछ विचार नहीं हुआ या विरोध हुआ, क्योंकि अन्य प्रदेशों में तो जैसे अभी ममता बनर्जी हैं, कांग्रेस ने उनको सहर्ष स्वीकार किया। जी इसी प्रकार अशोक तंवर जो हरियाणा के हैं, भारतीय मतलब कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के पूरे भारत के अध्यक्ष रह चुके, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उनको भी वापस लिया। और भी कई उदाहरण हैं। तो हम लोग भी मूल अपनी जो पार्टी है उसमें जाने के इच्छुक हैं और आशा करती हूँ कि ये हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और आंटी जोगी जी जब हॉस्पिटल में थे तो 1 महीने तक ज़िंदगी और मौत के बीच वो लड़ते रहे फाइटर की तरह। फिर हो गई, हमारे बीच नहीं रहे जोगी जी। तो उस समय आपने पूरे परिवार को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांगली आपने सबको सपोर्ट किया। तो इतनी हिम्मत आप में कहाँ से आती है आंटी? क्योंकि उस समय हम लोग भी ना बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे जब टीवी में देखे थे हम, पर आपको हमने देखा तो आपको देख के हमको भी बहुत ताकत मिली थी उस समय। उस समय एक संयोग ही था कि जोगी जी जब व्हील चेयर में एक घूमते थे, मतलब अपने घर के सागवान बंगले का एक वैसे बना रखा था, जी, जी। राउंड लगाते पाथवे। थे, तो मैं भी वहीं थी, मतलब घर में थी। और वो जो गंगा इमली का जी बीज फंस गया अटक था, गया था जी। उसके बाद मुझे खबर मिली। 10-15 मिनट उनको रूम में शिफ्ट किया पीएसओ ने, या जो भी उनके साथ थे उस समय। मैं गई, आधे घंटे तक सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन बोलते हैं, जी कि दिया, जब तक मैं बिल्कुल थक नहीं गई। तो उनके लंग्स और हृदय तो काम करने लगे थे। जी और इसी बीच श्री नारायणा के डॉक्टर पंकज उमर, जिनका इलाज, उनका विशेष प्रेम था जोगी जी के साथ, तो वो भी एम्बुलेंस लेकर आ गए थे और उनको शिफ्ट किया। और मैं थक कर एकदम रूम में चली गई अपने, और फिर खबर आई कि वो मतलब उनको रिसैसिटेट कर लिया, यानी सांस चलने लगी। पर ये था कि जो समय 6 मिनट के अंदर अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो निष्क्रिय हो जाता है, जी और वही कुछ इनके साथ हुआ। तो ये मेरा सौभाग्य था कि अंतिम समय तक मैंने, एक जैसे सती सावित्री, नहीं मतलब सावित्री और सत्यवान की कथा है भारतीय संस्कृति में, कोशिश पूरी करी, जी पर उनको जो नियति को मंजूर था वो हुआ, और उसको मैंने उसी भाव के साथ स्वीकार किया कि जितना दिन का साथ था उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से प्रदेश की जनता के लिए कार्य किया। और आंटी आपकी और ऋचा जोगी जी की जो जोड़ी है, सास बहू की जोड़ी, पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है, अच्छी जोड़ियों में मानी जाती है। तो आपका उनके साथ कैसा है आंटी संबंध? नहीं, मैंने तो उसको शुरू से ही कहा कि मेरी बेटी नहीं रही, जी और उसकी उम्र भी मतलब बेटी के समान मानती हूँ। बल्कि कल ही कुछ ऐसी समस्या आ गई थी, वो परेशान थी, तो मैंने कहा तुम निश्चिंत रहो, हमेशा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और उसके बाद वो उसका टेंशन ख़त्म हुआ। नहीं, मैं भी नहीं चाह रही थी कि, तो मुझे बल्कि मैं खुश हूँ कि वो हम लोग के जीवन में आई, और हमारा परिवार नहीं तो अधूरा रह जाता। जी जी।
आंटी जैसे आप बता रहे हैं कांग्रेस में विलय करना चाहते हैं जोगी जनता कांग्रेस का, तो आपकी सोनिया गांधी जी से अच्छी बातचीत है, तो आप डायरेक्ट उनसे बात करके ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैंने प्रयास तो किया था और एक बार उन्होंने टाइम भी दिया। इस बात को हो गए होंगे जब अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन था, जी जी। तो उसके एक दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया। पर मैं यहाँ रायपुर में, मुझे सूचना मिली लगभग 7:30-8 बजे। तो ऐसा कोई साधन नहीं था कि मैं सुबह 10-11 के बीच उन तक इतनी जल्दी पहुँच जाऊँ। हो सकता जोगी जी होते तो वो पहुँच ही जाते, जी सुबह की फ़्लाइट लेके, और जैसे भी हो कुछ भी व्यवस्था करके। पर मैंने उनसे कहा कि मुझे अगले दिन का टाइम दे दीजिए, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। तो उन अगले दिन वो अहमदाबाद का अधिवेशन था। फिर वो बोले उसके बाद यानी उनके जो पीए थे या जो भी ऑफिस से, फिर एक दो बार मैंने प्रयास किया, ज़रूर दिल्ली गई, पर वो भी उनकी खुद की तबीयत जी बिगड़ गई थी या कुछ तो ऐसा जी जी। एक संयोग नहीं बैठा। अब मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ पुस्तक का कि आऊँ, क्योंकि जोगी जी ने मतलब डेडिकेट उनको ही किया था, जो उनकी भावना थी, जी जी। तो उसी को डेडिकेट किया है उस पुस्तक में सामने। तो वो देकर जाऊं। और जहाँ तक हमको जानकारी है आंटी, आपके पोते आयान का नाम भी सोनिया गांधी जी ने जी, रखा था। जी उन्होंने 5 नाम बताए थे, तो उसमें हम लोगों को ये नाम, क्योंकि उसका अर्थ था ब्लेसिंग ऑफ गॉड, या ईश्वर की अ, अ, आशीर्वाद। जी जी। तो ये नाम पसंद आया, तो ये नाम रखा। और बाकी 4 नाम तो मैं भूल ही गई होंगी, जी जी। क्योंकि लिख के उस समय मिस्टर वी जॉर्ज ने जी ये संदेश दिया था, जी। व्हाट्सएप में भेजा था नाम। और आंटी आज आपका भूपेश बघेल जी से कैसा है संबंध? आज बात होती है उनसे? देखिए, नवरात्रि का समय था, जी मैं उनके घर भी गई थी समय मांग कर। ये रहते तो हम लोग पड़ोस में ही हैं। तो उन्होंने दिया था, पहले 5 बजे का समय दिया, फिर 8 बजे का। मैं, मेरी बहू ऋचा, हम लोग भी मतलब गए वहाँ, उनके परिवार से मिले। पत्नी थी, बहू थी, उस समय उनका बेटा जेल में था। तो पर बहुत अच्छे से, जैसे 1 घंटा बैठे, संदेश भी आता रहा कि वो रास्ते में हैं, आने वाले हैं। बट काफ़ी देर हो गई, 1 घंटे से ऊपर वो नहीं आए। तो फिर ये मालूम पड़ा कि वो अपने बेटे से मिलने गए हैं। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, मतलब, तो उठ के आ गए। उसके बाद अभी 2 दिन पहले जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मतलब जोगी जी की पुस्तक का प्रेस में विमोचन टाइप किया था, जी। तो 2 पुस्तक मैंने उनके घर भी भिजवाई। मतलब 2-2 पुस्तक चरणदास महन जी के यहाँ, दीपक बैज जी के यहाँ, सिंहदेव जी के यहाँ। यानी मैंने अपनी तरफ से जो शिष्टाचार जी। करना था अपने वरिष्ठ लोगों के प्रति, वो किया। और साथ में मिठाई का एक टोकन के रूप में। पर पेपर में फिर पढ़ा कि वो पंजाब तरफ गए हैं। जी, और आंटी अब समय आ गया है पॉडकास्ट को हमारे एंड करने का। जोगी बिल्कुल। जी की बात जब भी हम करते हैं ना, तो समय कैसे बीतता है हमको बिल्कुल पता नहीं चलता, और आपका जो बताने का तरीका रहता है ना, उसमें तो हम खो ही गए थे पूरा। और आंटी, कोटा, मरवाही, गोरेला, पेंड्रा और महासमुंद की जनता के लिए आप कुछ संदेश दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो कोटा, पेंड्रा, मरवाही, गौरेला, हमारा
एक जोगी जी का गृह ग्राम तो है ही। जी मैं भी संयोग से, जैसे मैंने बताया, बिलासपुर में पैदा हुई हूँ। जी तो कोटा विधानसभा, कोटा ब्लॉक बिलासपुर में आता है। अब जीपीएम बन गया है, नहीं तो पहला हम लोग सब बिलासपुर ज़िले से ही तो जुड़े हुए थे। तो चाहती हूँ कि पूरे बिलासपुर ज़िले में, वो पिछड़ा क्षेत्र है, ट्राइबल बाहुल्य है, जी यानी 80% लोग आदिवासी हैं, सिवाय ये नगर पालिका क्षेत्र के। जी तो वहाँ मतलब उनको न्याय मिले। जो योजनाएं पहले से चल रही थी, कम से कम नई कुछ नहीं कर सकते तो पुरानी तो ना बंद करें, जी ये मेरी अपेक्षा। जी और शासन से भी मैं, यद्यपि पूर्व विधायक बन गई हूँ, परंतु अपनी तरफ से मुख्यमंत्री जी से और संबंधित अधिकारी, मतलब मंत्रीगण से ज़रूर इस बारे में निवेदन करूँगी। ट्राइबल विभाग के जो मंत्री हैं, जी मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हम लोगों की मतलब जड़ें उसी स्थान की हैं, तो चाहते जी हैं। और महासमुंद भी मुझे उतना ही प्रिय है। जी आंटी। ये मत सोचिएगा कि एक बार चुनाव लड़कर नहीं। चले गए, जी जी पर उस समय जोगी जी की और पूरे परिवार की इज्जत को जो बचाया है जी आप लोगों ने, उसको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। जी जी और आपको धन्यवाद जी उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपने थैंक समय दिया। थैंक यू। यू जी।